तो अभी जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ वो भारत के इतिहास की पहली घटना है। आज तक के भारत के इतिहास में किसी को जान से मारने के लिए ऐसी साजिश नहीं रची गई थी। ये भारत के इतिहास की पहली ऐसी कहानी है और इसके लिए जो उड़ीसा के हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो भी सुनने लायक है। दरअसल आमतौर पर होता क्या है कि जब किन्हीं के घर शादी होता है तो शादी के 1-2 दिन में 3 दिन में रिसेप्शन पार्टी रखा जाता है और रिसेप्शन पार्टी में कई सारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं और ज़्यादातर जो मेहमान आते हैं वो कई सारे मेहमान तोहफे, गिफ्ट्स सब लेकर के आते हैं। तो इनकी भी शादी संपन्न होती है और शादी के 2 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी था और पार्टी में कई सारे मेहमान आए, गिफ्ट वगैरह दिए, बॉक्स वगैरह काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे और उन्हीं गिफ्ट में से एक गिफ्ट था जो थोड़ा बड़ा गिफ्ट था, एक बॉक्स में पैक था और जैसे ही इस बॉक्स को खोला गया तो एक बॉक्स जो खोला गया उसमें से बम का धमाका निकला। मतलब जो बम था वो विस्फोट हो गया। अब सोच कर देखो, एक गिफ्ट है और गिफ्ट में जो बम रखा हुआ है, बम को खोलते हुए उनको पता नहीं था कि रस्सी खींचा जैसे ही ब्लास्ट हो गया। अब उस घर में मातम छा गया क्योंकि उस घर में 2 लोगों की मौत हो गई। एक जिनकी शादी थी उनकी मौत हो गई और उनकी एक दादी थी उनकी मौत हो गई। तो ये कहानी क्या है, इसकी कहानी की शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है, चलिए थोड़ा विस्तार से जान लीजिए। ये कहानी 7 साल पुरानी है, 18 फरवरी 2018 की। दरअसल उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंगीर और वहाँ पर एक जगह है पटनागढ़। पटनागढ़ में एक शादी होती है और यह शादी थी सौम्य शेखर साहू, जिनकी शादी थी, लड़के का नाम सौम्य शेखर साहू और जो लड़की थी उनका नाम है रीमा साहू। इन दोनों की शादी होती है। इन दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, घर वालों की मर्ज़ी से हो रही थी और जो लड़का था वो काम करता था बेंगलुरु में जापानी जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी है वहाँ पे वो इंजीनियर का काम करते थे और दोनों की अरेंज मैरिज थी। शादी थी 18 फरवरी की और शादी 18 फरवरी के बाद 20 फरवरी को इनकी रिसेप्शन थी। कई सारे मेहमान आए, गिफ्ट्स, तोहफे वगैरह सारे कुछ दिए। इसके बाद धीरे धीरे 21 तारीख तक, 22 तारीख तक सारे मेहमान फिर चले गए। अब बारी थी उन सारे गिफ्ट्स को खोलने की और देखने की कि कौन से गिफ्ट्स कहाँ से आया है, कौन दिया है और क्या दिया है। सारे गिफ्ट्स वगैरह खोल रहे थे तो वैसे ही 22 तारीख तक सारे गिफ्ट्स खोल लिए थे। तो 23 तारीख की सुबह में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हैं एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के। 23 तारीख की सुबह यानी कि शादी के तीसरे दिन में, शादी के 5वें दिन में, 20 तारीख को रिसेप्शन थी, 23 तारीख को सुबह में आए थे। एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के, पूरा बॉक्स सजाया हुआ था गिफ्ट की तरह। गिफ्ट उनको देते हैं और बोलते हैं पार्सल है ये। कोई एक कंपनी का नाम लेते हैं, कंपनी के नाम पर ये पार्सल आया हुआ है। पार्सल उनको देते हैं, पार्सल लेकर के अंदर जाते हैं। अब सबको उत्सुक था कि इतना बड़ा गिफ्ट में क्या पार्सल हो सकता है, कोई कंपनी की तरफ से आया हुआ है। तो अब बात वहाँ थी अब पार्सल को खोलने की। तो जब पार्सल को खोला जाता है तो उस टाइम उस रूम में मौजूद सौम्य शेखर खुद उस पार्सल को खोल रहे थे और उसके बगल में उनके दादी बैठी हुई थी और उनके बगल में उनकी वाइफ रीमा साहू बैठी हुई थी। अब चूंकि बॉक्स के सबसे करीब सौम्या था जो खुद उस बॉक्स को खोल रहा था। अब बॉक्स की ऊपर की रैपर को हटाता है और रैपर हटाने के बाद एक रस्सी आती है। अब जैसे ही उस रस्सी को खोला जाता इसके बाद वो बॉक्स ओपन होता, बॉक्स खुलता। अब जैसे ही उस रस्सी को खींचता है एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और धमाका इतना भयंकर था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब मदहोश हो जाते हैं। और चूंकि सबसे करीब था सौम्या तो सबसे ज़्यादा गंभीर चोट आया सौम्या को खुद। इसके बाद उनके बगल में दादी थी तो दादी को भी चोट आई और उनके बगल में उनकी वाइफ थी रीमा, तो उनको भी चोट आई। अब तीनों को आनंद फानन में तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है इधर ऐसे है। और जब हॉस्पिटल में थोड़ी देर ट्रीटमेंट चलता है इसके बाद सौम्या और उनकी दादी को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब रह गई रीमा साहू, वो भी थोड़ा गंभीर हालत में थी लेकिन थोड़ा सा बेटर थी वो। उनका ट्रीटमेंट चलता है कुछ दिन तक। वो ट्रीटमेंट, थोड़ा देर तो वो बेहोश में ही थी, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट चला तो होश आया तो वो बयान दी। फिर तब तक पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ के जो लोकल पुलिस हैं। पुलिस को वो बयान देती है कि एक बड़ा सा बॉक्स आया गिफ्ट के नाम पे और जैसे ही बॉक्स को खोले, रेपर के बाद एक रस्सी निकली, रस्सी को खोला गया तो वैसे एक धमाका हो गया और ऐसा सीन हो गया। पुलिस इस सब चीज़ों को तहकीकात करना शुरू करी। अब यहाँ पर पुलिस के लिए भी ये हैरान कर देने वाला केस था क्योंकि इससे पहले इस तरह का केस नहीं देखा गया था
इस केस को नाम दिया गया वेडिंग बॉम्ब के नाम से, क्योंकि शादी में जो बॉम्ब निकला उसके नाम पे इस केस को नाम दिया गया वेडिंग बॉम्ब। अब पुलिस यहाँ पे तहकीकात करने लगी। थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया, 1 महीना हो गया, किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पार्सल कहाँ से आया, किसके नाम पर है, किसने ये साजिश रची है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो चूँकि ये केस वहाँ की लोकल पुलिस के हाथ में थी, उड़ीसा की लोकल पुलिस के हाथ में थी, तो इस केस को अब क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंपा गया, क्योंकि वहाँ की लोकल पुलिस इस पर ढंग से काम नहीं कर रही होगी या फिर उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा था कोई सुराग। तो इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। और जब कुछ दिन होता है क्राइम ब्रांच, तो क्राइम ब्रांच का जो हेड ऑफिस है, वहाँ का जो हेड ऑफिस है, वहाँ पे एक गुमनाम चिट्ठी आती है, गुमनाम एक लेटर आता है। और गुमनाम लेटर में वो सारे बयान लिखे हुए थे, वो सारा कुछ लिखा हुआ था जो उस दिन बम धमाका हुआ वेडिंग बम में। वो सारा कुछ लिखा हुआ था कि वो लेटर कहाँ से आया है, किसने भिजवाया है, क्यों भिजवाया है, मारने की वजह क्या है, वो सारे कुछ लिखे हुए थे। अब ये जो गुमनाम चिट्ठी आई थी, गुमनाम लेटर आई थी, वो RK शर्मा के नाम से आई थी। उस पर जो नाम था वो RK शर्मा लिखा था। और ये जो RK शर्मा ऐसी स्टाइल में लिखा था कि वो पुलिस वालों को पढ़ने में ही नहीं आ पा रहा था। उसका जो राइटिंग है, राइटिंग कुछ अजीब तरह से लिखा था कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता था कि RK शर्मा है या कुछ और है, फिर भी RK शर्मा नाम से आया था। इसके बाद ये जो आया था वो रायपुर के छत्तीसगढ़ से पार्सल आया हुआ था, रायपुर के छत्तीसगढ़ से। और इस केस में जो है वो क्राइम ब्रांच भी इनके फैमिली के घर वालों को हर तरह से पूछताछ की है कि तुम्हारी किसी से कहीं दुश्मनी है, या फिर जो सौम्या है जिसकी डेथ हुई है उनका कोई दुश्मनी है कहीं से, ये सारा कुछ पूछताछ हुआ। उनकी जो माँ है उनका कहीं से दुश्मनी है, कहीं कुछ नहीं मिल पाया सुराग। और जो लड़की थी उनका कहीं से कोई दुश्मनी है, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं कहीं हो पा रहा था, कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। और उस गुमनाम लेटर में बहुत कुछ लिखा हुआ था, उसमें सारे डिटेल्स में लिखे हुए थे कि मारने वाले का मोटिव क्या है, उसने क्यों मारा है। और उसमें एक चीज़ और लिखा हुआ था कि वो लेटर में बताया गया था कि जो आप जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो गलत नाम से कर रहे हैं। वो जो पार्सल है उसमें RK शर्मा नाम से नहीं आया है, वो आया है SK सिन्हा, क्योंकि RK शर्मा ऐसा राइटिंग में लिखा हुआ था कि वो पुलिस को पढ़ने ही नहीं आ पा रहा था। और वो गुमनाम लेटर में वो इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि वो SK सिन्हा के नाम से आया हुआ है। तब पुलिस को वहाँ पे पता चलती कि हाँ इसमें SK सिन्हा के नाम से आया है। और उसमें एक चीज़ और बताया गया है कि इसमें 3 लोग शामिल हैं। लेटर में, गुमनाम लेटर में बताया गया कि इस हत्या में 3 लोगों का हाथ है। अब पुलिस लोगों के लिए ये भी एक सस्पेंस वाला बात होते जा रहा था, और यहाँ पे समय बीतते जा रहा था। यहाँ पे घर वालों का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, और ये घटना फरवरी में हुआ था और मार्च अप्रैल, लास्ट अप्रैल पहुँच गया था, यानी कि 2.5 से 3 महीना होने वाला था, केस सोल्व नहीं हो पा रहा था। तब पुलिस यहाँ पे क्या करती, क्राइम ब्रांच क्या करती है, वो जो लेटर था उस लेटर के बारे में उनके घर वालों को नहीं बताया गया था। तब उस लेटर को लेकर के उनके घर पे पहुँच जाती है पुलिस। और जो सौम्या की माँ है वो एक्चुअली में कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो कॉलेज की प्रिंसिपल थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। तो उनको क्राइम ब्रांच वाले बोलते हैं कि लेटर में ऐसे ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, तो उनकी माँ विश्वास नहीं करती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस लेटर को उनकी माँ को पढ़ने दिया जाता है कि आप खुद इस लेटर को पढ़िए और समझिए। तब उनकी माँ उस लेटर को पढ़ती है। अब जैसे ही माँ उनकी पूरा लेटर को पढ़ती है तो उसमें 2 चीज़ उनको कॉमन लगता है, और उस चीज़ को देख करके उनकी माँ थोड़ा घबरा जाती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है। और वो 2 चीज़ क्या थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक मतलब 2-3 जगह वो लाइन प्रयोग किया गया था, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। एक तो कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट और एक लिखा था अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। 2 ऐसा लाइन था जो पूरे पेज में कहीं कहीं यूज किया गया था उस लेटर में। अब यहाँ से अच्छा एक चीज़ और है कि वो जो लेटर था वो हैंड राइटिंग था, वो कंप्यूटर से टाइपिंग किया हुआ लेटर नहीं था, वो हाथ से लिखा हुआ लेटर था। इसके बाद वहाँ पे उनकी माँ ये चीज़ देखती है तो फिर वो क्राइम ब्रांच को बताती है कि इसमें एक चीज़ हमें कॉमन लगा है। वो क्या है कि ये जो राइटिंग है वो हमारे कॉलेज का एक प्रोफेसर का राइटिंग है। और दूसरी बात कि ये जो शब्द यूज किया गया है अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट और कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर यूज करते हैं बार बार। कुछ भी वो बोलते हैं, कुछ भी वो लिखते हैं, तो इस शब्द को, इस राइटिंग को हमेशा यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सौम्या की माँ को उस प्रोफेसर के बारे में और कुछ पूछने लगते हैं कि उनके बारे में बताइए, क्योंकि पुलिस को अब तक कुछ हाथ नहीं लग पाई थी, कुछ क्लू नहीं मिल पाया था। तो एक क्लू मिला था यहाँ पे। तो उनके बारे में सौम्या की माँ बताती है कि उनका नाम पूंजीलाल मेहर था, उनका नाम पूंजीलाल मेहर था। और
उस कॉलेज में जब हम प्रिंसिपल बने थे उससे पहले वो प्रिंसिपल थे, यानी कि मेरे प्रिंसिपल बनने से पहले वो प्रिंसिपल थे। और वो कॉलेज में वो कुछ ऐसा काम किए जिससे उनको प्रिंसिपल से हटा दिया गया और उनके जगह पे हमें प्रिंसिपल बनाया गया। तो आमतौर पर ऐसे होता है कि दिल को थोड़ा ठोस लगता है, तकलीफ़ होती है कि हमें हटा दिया गया और उनको प्रिंसिपल बनाया गया। अब यहाँ पे क्राइम ब्रांच पुलिस अब धीरे धीरे जासूसी की तरह से उसके बारे में, जो पूंजीलाल मेहर था उनके बारे में पता करने लगी, वो कौन है, कहाँ है, क्या नहीं है। तो एक दिन क्राइम ब्रांच पुलिस उनके घर पे पहुंचती है, उनको अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है और वहाँ पर वो पूछताछ करती है पुलिस उनसे। वो शुरू में तो आनाकानी करता है, शुरू में तो मना करता है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जब कुछ दबाव पड़ता है, कुछ फोर्स पड़ता है, पुलिस वालों अपना तरीका अपनाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ एक ये वेडिंग बॉम्ब हमने ही उनके घर पे भिजवाया था, हमने ही उनको ऐसा किया है। वहाँ पे वो पूंजीलाल मेहर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद पूंजीलाल मेहर ये भी बताते हैं कि हम उनके शादी में गए भी थे, उनके शादी में वो शामिल भी हुए हैं, और जो सौम्या की डेथ हुई तो उनके अंतिम संस्कार में भी हो गया था। मतलब कि शादी में भी अटेंड किया और अंतिम संस्कार में भी अटेंड किया, दोनों शामिल हुआ है। और जब पुलिस उनको पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, कोई तो रीज़न रहा होगा, तब वो बताते हैं कि हमको इस फैमिली को सबक सिखाना था, क्योंकि प्रिंसिपल हमें हटा करके इनको बनाया गया तो हमें बहुत ठोस पहुंचा, तो हमें इस फैमिली को सबक सिखाना था और हमें इस फैमिली में कोई खुशी देखना पसंद नहीं था, हमें कोई खुशी इस फैमिली में नहीं देखनी थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तब फिर वहाँ पे क्राइम ब्रांच और आगे पूछते हैं कि आपने ये प्लानिंग कैसे कैसे किया। तब वो बताते हैं कि हमने ये प्लानिंग बहुत सोच समझ के किया है, सोशल मीडिया को यूज़ किया है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, तो हमने कई सारे बॉम्ब्स के जो होते हैं बारूद उनको निकाला और एक में तब्दील किया उसको। इसके बाद सुतली बम, धागा वगैरह लगा करके एक बड़ा सा बॉम्ब बनाया और बॉम्ब बना करके हमने यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रायपुर गया। और वहाँ से, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम यहीं से अगर पार्सल को भेजेंगे तो लोकल है, तुरंत पता चल जाएगा, तो हमने 200 किलोमीटर दूर गया। और वहाँ जाने के बाद हमें ये भी पता था कि हमें मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि पुलिस मोबाइल को ट्रेस करती है और लोकेशन को आसानी से पकड़ करके उसको, यानी कि पुलिस को आसानी से ट्रेस हो जाता है लोकेशन। तो मोबाइल को भी घर पे छोड़ दिया था और साथ ही साथ वो विदाउट टिकट गया था, क्योंकि उनको ये भी पता था कि अगर हम टिकट कटवाएंगे तो वहाँ से भी पुलिस को कुछ क्लू मिल जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमने विदाउट टिकट वहाँ से गया और वहाँ से गया, इसके बाद 200 किलोमीटर दूर से पार्सल को वहाँ से भिजवाया और पार्सल भी ऐसी जगह से भिजवाया जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, इसी जगह मैंने चुना। और वहाँ से जब भिजवाया तो ये पार्सल वो बस के थ्रू आया, ना कि ट्रेन के थ्रू। अब यहाँ पर ये प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर वो सारे बयान देता है जो उन्होंने किया। इसके बाद 2018 से 2025 यानी कि 7 साल तक ये मुकाबला अदालत में चली, वहाँ जो लोकल अदालत है पटनागढ़ की, वहाँ पे चली। इसके बाद 7 साल बाद, आज से 3 महीने पहले, वहाँ की जो लोकल अदालत है वो फैसला सुनाती है अपना। वो फैसला ये सुनाती है कि उस पूंजीलाल मेहर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसके बाद जो वहाँ के जो वकील अदालत को लड़ रहे थे वो उनकी फांसी की मांग करते हैं, लेकिन ये रियरेस्ट ऑफ द रियर केस में नहीं आता है, इसके लिए उसकी फांसी को कबूल नहीं किया जाता है, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाया जाता है। क्योंकि आमतौर पर जब बॉम्ब धमाके की जो केस होती है वो रियरेस्ट ऑफ द रियर केस में आती है, क्योंकि रियर केस में आने का मतलब कि उसको तुरंत फांसी की सज़ा दिया जाता है। लेकिन ये तरीका वही है, बॉम्ब वाला तरीका है, लेकिन जो मोटिव था, उसको मारने का जो मोटिव था वो मोटिव पुराना था। मोटिव वही था, एक कुर्सी के लिए उसकी माँ के बदले उसके बेटे की जान ले लिया। तो ये मोटिव था, कुछ और था, इसके लिए इसको फांसी की सज़ा ना दे करके उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो आज की कहानी बस इतना ही था। आप बने रहिए हमारे इसी तरह वीडियो में, मैं एक से एक कहानी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।